नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पुनर्जागरण के बैकग्राउंड को समझा था। पुनर्जागरण क्या है, इस बात को हमने समझा था। आज हम पुनर्जागरण के कारण पर बातचीत करने वाले हैं। पुनर्जागरण अनेक घटनाओं के परिणाम स्वरूप उद्घाटित हुआ था और ये घटनाएं अलग अलग देशों और अलग अलग समयों पर हुई थी। इन सभी घटनाओं का जो सम्मिलित प्रभाव था, उन्होंने मिलकर के धीरे धीरे पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। अतः पुनर्जागरण कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस बात को समझा था कि यह मध्य युग से बिल्कुल ही एक एब्रुप्ट एंड नहीं था या बिल्कुल उससे विपरीत नहीं था। तो ये अकस्मात नहीं होकर के बहुत सारी घटनाओं के एकजुट हो जाने पर होने वाली एक परिघटना, एक फिनोमिनन है। इसका जो सर्वप्रमुख कारण माना जाता है उसे धर्म युद्ध के तौर पर हम जानते हैं। धर्म युद्ध या जिन्हें हम इंग्लिश में क्रूसेड्स कहते हैं, इनको हमने फ्यूडलिज्म पर होने वाली चर्चा के दौरान समझा था। जब हमने सामंतवाद के पतन पर बात की थी तो उसमें हमने धर्म युद्धों के रोल को समझा था। धर्म युद्ध दरअसल 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए थे और इसका मूल कारण था जेरूसलम पर अधिकार। ये ईसाइयों और मुसलमानों यानी कि सेल्जुक तुर्कों के बीच लड़े गए थे जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के, जिन्हें हम धर्म युद्ध या क्रूसेड के नाम से जानते हैं। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के लोगों के साथ, विशेष तौर पर अरब प्रायद्वीप के लोगों के साथ इनका संपर्क हुआ और अरब प्रायद्वीप के लोग जो थे वो इस समय पर न केवल भारत बल्कि अन्य पूर्वी एशियाई देशों जैसे कि चीन आदि के संपर्क में थे। इस वजह से वो यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी डेवलप्ड थे। तो इन धर्म युद्धों में भाग लेने वाले यूरोपीय सैनिक नए लोगों से मिले, उनसे उन्होंने नए विचार ग्रहण किए, जिस कारण से जब ये धर्म युद्धों के बाद वापस यूरोप लौटे तो उनका जो बौद्धिक क्षितिज था, उनकी जो मानसिकता थी वो बहुत लार्ज हो गई थी, एनलार्ज हो गई थी और इस वजह से उन्हें यूरोप का जो सीमित बैकग्राउंड था या जो यूरोप की एक सीमित सोच थी उससे अरुचि उन्हें होने लगी, एक नई सोच से, क्योंकि वो रूबरू हो चुके थे। मध्य युग में जैसे कि सामान्यतः लोगों का यह विश्वास था कि व्यक्ति के इहलौकिक और पारलौकिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वे सब चर्च और ईसाई धर्म के द्वारा पूर्ण हो सकती हैं। यानी कि चर्च और ईसाई धर्म के इर्द गिर्द ही लोगों का जीवन जो है वो चलता था। लेकिन धर्म युद्ध के प्रभाव के परिणाम स्वरूप यह मिथक टूटने लगा और चर्च का जो प्रभाव था लोगों के दिलो दिमाग पर वह निर्बल पड़ने लगा। तो इस तरीके से धर्म युद्ध यूरोप के अलगाव की समाप्ति में सहायक सिद्ध हुए। धर्म युद्धों के माध्यम से ही अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शन यंत्र यानी कि मैग्नेटिक कंपास, कागज आदि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो पश्चिमी यूरोप में पहुँचे। इस प्रकार धर्म युद्धों के द्वारा नवीन विचारों का प्रचार किया गया और पुराने विचारों, विश्वासों और संस्थाओं को हानि पहुंचाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण जो है वो संभव हो सका। तो ये हमने बात की धर्म युद्ध या क्रूसेड्स के बारे में। पुनर्जागरण का जो सेकंड कारण माना जाता है वो माना जाता है व्यापार को और व्यापार से जनित समृद्धि को। व्यापार का उदय पुनर्जागरण की वजह से हुआ, जैसे कि हमने डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म में भी देखा था कि व्यापार का जैसे जैसे उदय होता गया वैसे वैसे सामंतवाद का पतन होता गया और इसका एक कारण धर्म युद्ध भी थे। धर्म युद्ध के कारण क्योंकि यूरोप के पूर्वी देशों से संबंध स्थापित हुए, विशेषतया व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। कई यूरोपीय व्यापारी जेरूशलम और एशिया माइनर के तटों पे बस चुके थे, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई और व्यापारिक समृद्धि आई, जिसने पुनर्जागरण के उदय में सहायता पहुंचाई। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में 4 प्रकार से सहयोग दिया। सबसे पहला प्रकार तो यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अलग अलग देशों में पहुंचे, जहां पे उनका सामना बहुत ही प्रगतिशील तत्वों से हुआ। तो जब वो वापस लौटे
तो इन नए विचारों के साथ और नए तत्वों के साथ वापस लौटे, जिन्होंने यूरोप में परिवर्तन लाया। व्यापार के फलस्वरूप कई नगरों का विकास हुआ, जैसे कि वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंग्लबर्ग, नुरेमबर्ग। इन नगरों के विकास ने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया, मनुष्य की सोच को प्रभावित किया। ये इमेज है बेल्जियम के घेंट शहर की पुनर्जागरण काल के दौरान। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से भीड़ को, तो निश्चित तौर पर ये व्यापारी जो हैं वो अलग अलग देशों से होकर के आए हैं, वहाँ की विचारों से, वहाँ की विचारधाराओं से परिचित होकर के आए हैं। तो इन्होंने एक तरीके से चेंजिंग फैक्टर का कार्य किया यूरोप में। व्यापारिक समृद्धि के कारण यूरोप के नगर जो हैं वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लगे, जहाँ से न केवल यूरोप के ही व्यापारी वहाँ पर उपस्थित होते थे, बल्कि अन्य देशों के व्यापारी भी यूरोप के इन नगरों में पहुँचने लगे, जिसके कारण से विचारों का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान के विकास में सहायता मिली। इन नगरों ने स्वतंत्र वातावरण को, विचारों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया और चर्च के प्रति शंका को जन्म दिया, जिसके कारण पुनर्जागरण का विकास संभव हो पाया। व्यापार का जब अत्यधिक विकास होने लगा तो व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया, और ये नवोदित व्यापारी वर्ग जब इनके पास बहुत ज़्यादा धन संग्रह हो गया तो उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिला, विद्यार्जन का अवसर मिला। मध्य युग में हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने का जो अवसर है वो मुख्यतः पादरियों को ही, यानी कि प्राइस्ट जो होते थे चर्च के, उनको ही मिल पाता था। लेकिन ये अब यह आम जनता को भी, विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग को सुलभ होने लगा। व्यापारी वर्ग के लोगों ने उस समय पे बहुत सारे पुस्तकालय, जैसे बगदाद में, काहिरा में, कोर्डोवा में, ये सब अरब प्रायद्वीप में स्थित पुस्तकालय हैं, उनके संपर्क में आने का उन्हें मौका मिला, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई और वो स्वयं कला के पोषक बनने लगे। चर्च की बहुत सारी बातें व्यापारियों के अगेंस्ट थी, जैसे कि चर्च जो है वो सूद, यानी कि ब्याज लेने पर, धन अगर उधार दिया जाए तो उस पर ब्याज लेने को पाप मानता था। ये चर्च की अवधारणा थी, लेकिन व्यापारियों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे उनके व्यापार को नुकसान पहुंचता था। तो इस तरीके से व्यापारिक समृद्धि के कारण जो इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन ने पुनर्जागरण के विकास को गति प्रदान की। अगला जो कारण है पुनर्जागरण के विकास का, वो है कागज और मुद्रण यंत्र। मुद्रण यंत्र यानी कि इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस। इन दोनों का ही आविष्कार चीन में हुआ था और चीन से ये अरब होते हुए यूरोप पहुंचे। अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। पहले तो कागज पे जो छपाई थी वो मुश्किल थी, महंगी थी, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो ये बहुत ही इजी हो गया और सस्ता भी हो गया। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि प्रिंटिंग प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। धीरे धीरे ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी, इसका प्रयोग इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि अन्य देशों में भी होने लगा, जिसके कारण से अब पुस्तकें छपने लगी। कम महंगी थी वो, सस्ती थी और अधिक मात्रा में वो छपने लगी। तो ज्ञान पे जो विशिष्ट लोगों का एकाधिकार था, मुख्यतया पादरी वर्ग का, वो समाप्त हो गया। और बाइबल में ये लिखा है या अन्य धार्मिक पुस्तकों में ये लिखा है, यह कहकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जनता स्वयं उन ग्रंथों को अब पढ़ सकती थी और देख सकती थी कि उनमें वास्तव में क्या लिखा है। ये जो इमेज है वो दिखाती है कि कैसे एक सिंगल कॉपी किसी बुक की बनाने में एक जो कॉपी कर रहा है स्क्राइब या लेखक, उसको 5 महीने लग रहे हैं। वहीं जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो इतने ही टाइम में, यानी कि 5 महीनों में ही उस बुक की कम से कम 500 कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रहा होगा, हम इस बात को समझ सकते हैं। पुस्तकों के कारण जब ज्ञान का प्रसार होने लगा तो अंधविश्वास कमजोर पड़ने लगे, और इस छापे खाने के या प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षुधा को, उसकी बौद्धिक भूख को शांत करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। इसके कारण से ही लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो पाया और उन्हें सस्ते दामों पर ये साहित्य अवेलेबल हो पाया। लोगों में साक्षरता की इच्छा तो आई, उसके साथ साथ उनमें सांस्कृतिक जागरण भी आया और मुद्रित पुस्तकों
का जब द्रुत गति से वितरण होने लगा तो एक लॉर्ड बेकन है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। यह चरितार्थ हो गया क्योंकि समय के साथ साथ लोगों को सत्य उद्घाटित होने लगा और उन्हें सारे अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्ति मिलने लगी। तो यूरोपीय समाज ने अब अंधविश्वास के रास्ते का त्याग किया और तर्क के मार्ग पर चलना आरंभ किया। प्रसिद्ध विद्वान है एक विल ड्यूरा, उन्होंने लेखन कला के पश्चात यानी कि राइटिंग स्किल के पश्चात मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है, जिसने मनुष्य की बौद्धिक चेतना का विकास करने का कार्य किया है। तो ये हमने बात की कागज और मुद्रण यंत्र यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 एडी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन यानी कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। हमने रोमन साम्राज्य के डिवीज़न को पिछले वीडियोस में देखा है, फ्यूडलिज्म से रिलेटेड वीडियोस में, कि कैसे ये पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में डिवाइड हुआ और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जिस पर 1453 ईस्वी में तुर्कों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप पूर्वी रोमन साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। तुर्कों का जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। पहला परिणाम तो ये सामने आया कि यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाला जो स्थल मार्ग था उस पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया, और चूंकि तुर्क लोग यूरोपीय व्यापारियों को लूट लेते थे तो यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया। यूरोप में पूर्वी देशों की जो विलासिता की सामग्री थी और गर्म मसालों की बहुत ही जबरदस्त मांग थी गोश्त को सुरक्षित रखने के लिए, विंटर्स के लिए, तो इसलिए एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए यूरोप में प्रयास होने लगे। इसी वजह से एक नए जल मार्ग की, सामुद्रिक मार्ग की खोज की, जिसके कारण अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई, अन्य पूर्वी एशियाई द्वीपों की खोज हुई। तो ये जो भौगोलिक खोजें हैं वो इसी वजह से हो पाई कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त कुस्तुनतुनिया क्योंकि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था तो इस वजह से वो पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन और कला का केंद्र था। लेकिन तुर्कों के लिए इन सब विरासत का कोई महत्व नहीं था, उनके लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। इस कारण से हजारों यूनानी विद्वान, दार्शनिक और कलाकार तुर्की साम्राज्य को छोड़ करके, कुस्तुनतुनिया को छोड़ करके इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में चले गए, और इसके साथ ही वो प्राचीन रोम और यूनान का जो ज्ञान था, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसकी जो नई चिंतन पद्धति थी, वो अपने साथ लेकर के गए, जिसके कारण से यूरोप के इन देशों में पुनर्जागरण की लहर फैली। कॉन्स्टेंटिनोपोल को यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से यूरोप को और पूर्वी एशियाई द्वीपों को, पूर्वी एशिया को जोड़ने का काम करता है। मुख्यतया भारत और अन्य जो हैं उसके लिए ये एक तरीके से मीटिंग पॉइंट का कार्य करता है, विशेष रूप से स्थल मार्ग के लिए। तो इस पे अधिकार के साथ ही यूरोप का पूर्वी देशों के साथ संबंध जो है वो कट जाता है और एक नए सामुद्रिक मार्ग की खोज होती है भारत और अन्य पूर्वी एशियाई द्वीपों तक पहुंचने के लिए। अगला जो कारण है पुनर्जागरण का वो है मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल मध्य एशिया का एक साम्राज्य था और इसके उदय से भी पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली। चंगेज खां का नाम हम सभी ने सुना होगा, जो कि मंगोल साम्राज्य के सम्राट थे। मंगोल साम्राज्य की स्थापना एक तरीके से उनके द्वारा की गई थी। तो मध्य एशिया के ये जो विजेता थे चंगेज खान, उनकी मृत्यु के बाद कुबलाई खान ने और भी अधिक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश भी शामिल थे। उनका दरबार बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे विद्वानों से, व्यापारियों से भरा हुआ रहता था। इसमें पोप के दूत भी रहते थे मंगोल राजसभा में, तो भारत के बौद्ध भिक्षु भी रहते थे, चीन के दस्तकार भी रहते थे, भारत के गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य भी रहते थे। तो ये एक तरीके से ज्ञान विज्ञान का केंद्र बन चुका था। इस अवधि में पीकिंग और समरकंद भी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए थे। तो एक तरीके से पूर्व और पश्चिम का जो है वो वास्तविक संपर्क मंगोल साम्राज्य के द्वारा स्थापित हुआ। इस संपर्क के कारण विचार विनिमय हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, जिसका यूरोप के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा।
वेनिस यात्री मार्को पोलो का नाम आपने सुना होगा, जिसने विजयनगर की भी यात्रा की थी और जिन्होंने बुक्स भी लिखी हैं भारत की यात्रा विवरण को लेकर के। वो कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था। उसके बाद उसने अपना जो यात्रा विवरण लिखा, उस यात्रा विवरण ने यूरोपियों के मानस को लंबे समय तक उद्वेलित करने का कार्य किया। मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज की, मुद्रण कला की, कुतुबनुमा की, बारूद की, इन सब नई चीज़ों की जानकारियाँ मिली। तो मंगोलों ने यद्यपि मौलिक ज्ञान का तो विकास नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने इंटरेक्शन का कार्य किया, या दूसरी जातियों द्वारा जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसको यूरोप तक पहुंचाने में मंगोलों का जो है वो काफ़ी महत्व है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये बहुत सारे अलग अलग जो कारण थे, उन्होंने मिल करके पुनर्जागरण को जन्म दिया। धर्म युद्धों के बारे में हमने बात की, यानी कि क्रूसेड्स। उसके अलावा हमने बात की व्यापारिक समृद्धि के बारे में, हमने बात की कागज और मुद्रण कला के बारे में, हमने बात की कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के बाद, तुर्कों द्वारा अधिकार कर लेने के बाद एक नए सामुद्रिक मार्ग की खोज के बारे में, और मंगोल साम्राज्य से मिलने वाली प्रेरणा, वहाँ से मिलने वाली जानकारी, वहाँ से मिलने वाली तकनीक के बारे में, जिसने पुनर्जागरण के उदय को फिजिबल बनाने का कार्य किया। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि पुनर्जागरण ने किस तरीके से साहित्य को, कला को और स्थापत्य को, हर फैक्टर को, विज्ञान को प्रभावित किया। उसके बारे में हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।